केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुअर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद व भुगतान के लिए पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा, 2027 तक भारत को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है लक्ष्य। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा में कई स्थानों पर की छापेमारी। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, करनाल में बीजेपी नेता मनोज वधवा, फरीदाबाद में सुशील कुमार ओझा के निवास की ली तलाशी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं, 12वीं और डीएलएड की परीक्षाओं की डेट शीट जारी की। 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक प्रदेश भर में आयोजित होंगी परीक्षाएं। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में वन लगाने के लिए करीब 5000 एकड़ जमीन ई भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदने के कार्य की समीक्षा की। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने तुअर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया। गृहमंत्री ने कहा कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का काम करेगी। गृहमंत्री ने कहा कि मूंग और चने में देश ने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी दलहन का आयात करना हमारे लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के क्षेत्र में दलहन का उत्पादन करने वाले किसानों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मा डालते हुए 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, परंतु बाकी दलहन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर जहां पानी की उपलब्धता भी बढ़ रही है, 2023 में आजादी के 75 साल के बाद दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने दलहन के क्षेत्र पर एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। गृहमंत्री ने कहा कि जो भी किसान खेती से पहले ही नाफेड और एनसीसीएफ में पंजीकरण करवाएंगे, उनकी दलहन को 100% एमएसपी पर खरीदा जाएगा। कि जो किसान उत्पादन करने से पहले ही नाफेड और एनसीसीएफ से अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस से उसकी दलहन को 100% खरीद कर लिया जाएगा। अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत है। अवैध खनन मामले में ईडी की टीम ने आज दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा में बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के घर सहित करीब 20 जगहों पर छापेमारी कर रही है। वहीं करनाल में बीजेपी नेता मनोज वधवा के घर पर भी ईडी की टीम सुबह करीब 6 बजे छापेमारी करने पहुंची। टीम ने कुछ दस्तावेजों की जांच की, साथ ही परिवार वालों से पूछताछ भी की। मनोज वधवा एक माइनिंग कारोबारी हैं और यमुनानगर में माइनिंग का काम करते हैं। उधर फरीदाबाद में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे स्वर्गीय बीआर ओझा के छोटे भाई सुशील कुमार ओझा के निवास पर भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सुबह 6 बजे छापेमारी की। ईडी की टीम 3 गाड़ियों में यहां पहुंची। बताया जा रहा है कि सेठी माइंस कंपनी के साथ सुशील कुमार ओझा माइनिंग का काम करते हैं। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने परिवार के सभी सदस्यों के फोन बंद करवा दिए और किसी को भी घर के अंदर आने की इजाजत नहीं दी। जानकारी के अनुसार माइनिंग से संबंधित कागजातों को प्रवर्तन निदेशालय की टीम द्वारा खंगाला जा रहा है। वहीं हरियाणा में ईडी की दस्तक के बाद प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सोनीपत विधानसभा से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, करनाल के भाजपा नेता मनोज वधवा, पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह के करीब 20 ठिकानों पर ईडी की टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी
अवैध खनन में हुई एफआईआर पर की जा रही है। गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के बाद खनन करने को लेकर पहले भी कई एफआईआर दर्ज की गई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं, 12वीं और डीएलएड की परीक्षाओं की डेट शीट जारी की। ये परीक्षाएं 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक प्रदेश भर में आयोजित होंगी। परीक्षाओं की डेट शीट बोर्ड की वेबसाइट पर शीघ्र ही अपलोड कर दी जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने आज पत्रकार वार्ता में ये घोषणा की। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने कहा कि 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 24 मार्च तक चलेंगी, वहीं 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक संचालित करवाई जाएंगी। इसके अलावा डीएलएड की परीक्षाएं भी 27 फरवरी से 21 मार्च तक होंगी। ये सभी परीक्षाएं एक ही सत्र में दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक संचालित होंगी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस बार 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में 25% प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। वार्षिक उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल मार्किंग की जाएगी, जिससे प्राप्त अंकों को गिनने में जो समस्या आती थी उससे निजात मिलेगी। वहीं इस दौरान उत्तर पुस्तिकाओं के कोड भी डिजिटल मार्किंग में ऑटो मोड में होंगे। उन्होंने बताया कि डिजिटल मार्किंग से मूल्यांकन की गुणवत्ता बढ़ेगी व परीक्षा परिणाम भी सटीक होंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि इस बार 10वीं व 12वीं की परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। प्रश्न पत्र के चारों कोड में 96% प्रश्न एक समान रहेंगे। केवल 4% प्रश्न ही भिन्न होंगे और सभी कोड में प्रश्नों के क्रम अलग अलग होंगे। और ये तीनों की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर अलग अलग समय पर, जैसे सेकेंडरी की 27 से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेंगी। सीनियर सेकेंडरी की है 27 फरवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेंगी। और डीएलएड की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेंगी। और इन परीक्षाओं का जो समय है वो दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रहेगा। 25% जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और इस बार जो 4 कोड होंगे, ABCD कोड हैं, उसमें 96% यानी 96% जो क्वेश्चंस हैं वो एक जैसे होंगे, सिर्फ उनका क्रम बदलेगा। बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने एग्ज़ाम को काफ़ी सीरियसली लें, क्योंकि 12th का एग्जामिनेशन है और 12th का एग्जामिनेशन करियर डिसाइडेड होता है। जितने परसेंटेज आप मार्क्स लेंगे उसके हिसाब से आपका आगे एडमिशन का प्रोसीजर आपकी लाइफ डिसाइड करेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में वन लगाने के लिए करीब 5000 एकड़ जमीन ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदने के कार्य की समीक्षा की। उन्होंने पटौदी और रेवाड़ी के बीच शेर शाह सूरी मार्ग पर करीब 88 फीट लंबे हिस्से का वन विभाग से लंबित मामले का समाधान करने के भी निर्देश दिए। दुष्यंत चौटाला को बैठक में विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों को चौड़ा करने तथा अन्य प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए वन विभाग से अनुमति लेकर कुछ पेड़ काटने पड़ते हैं। ऐसे में फिलहाल करीब 600 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जहां पर पेड़ लगाकर लोक निर्माण विभाग अपने कार्य जारी रख सके। उन्होंने दोहराया कि जब लोक निर्माण विभाग को कोई नई सड़क बनानी होती है या चौड़ी करनी होती है तो वहां पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें काटने के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। ऐसे मामलों में औपचारिकताओं को पूरा करने में कभी कभी समय लगता है और परियोजनाओं में देरी होती है। इन परियोजनाओं को समय में पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग अपनी जमीन पर पहले से ही पेड़ पौधे लगाएगा। शहरी स्थानीय निकाय एवं आवास मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कल कुरुक्षेत्र में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने समिति की मासिक बैठक में आई 15 में से 12 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। साथ ही बैठक में गैर हाजिर रहने वाले 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार की नीतियों व योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को माफ नहीं किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनसंवाद यात्रा के माध्यम से घर घर तक पहुंच रहा है।
ये एक अनूठा प्रोजेक्ट है और इसके जरिए घर घर जाकर वंचित लाभ पात्रों को सरकार की योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया जा रहा है। यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री का अनेक प्रकार की सुविधाएं, अनेक प्रकार का लाभ, चाहे वो आयुष का हो, चाहे वो चिरायु का हो, चाहे वो फ्री अनाज का हो, चाहे वो बीपीएल का हो, चाहे वो पेंशन का हो, इस तरह की अनेक चीज़ें, दवाइयाँ भी देना, इस तरह की अनेक चीज़ें हमने दी। चाहे वो गैस के चूल्हे की बात हो, और उसके देने के बाद भी कुछ लोग अगर इस लाभार्थी योजना को अवेल नहीं कर पाए तो उनके घर पर जाकर, उनके गांव में जाकर और वहाँ अलग अलग से हेल्प डेस्क लगाकर उनको वहाँ पर ये सुविधाएं हम दे रहे हैं। एट द स्पॉट उनके कार्ड बना रहे हैं, एट द स्पॉट उनके बीपीएल के, उनकी पेंशन के, उनके ओल्ड एज के, उनकी आयुष के, इस तरह की गैस चूल्हा अगर कोई आकर हमारी बहन कह देती है गैस चूल्हा, तो ऑनलाइन उसी वक्त बनाकर उसको कार्ड दे दिया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कल झज्जर जिला के सुरहेती गांव पहुंची। इस अवसर पर हुए समारोह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा को समय की जरूरत बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर गांव में जा रही है और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर रही है। ये प्रधानमंत्री की संकल्प शक्ति ही है कि लोगों को ये गाड़ी ढूंढ ढूंढ कर लाभ पहुंचा रही है। पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब कोई सामर्थ्य ही नहीं बचा है। यही वजह है इस पार्टी के नेता गलत बयानबाजी करते रहते हैं। वाली दीदी, नमो दीदी जो है करोड़पति दीदी बनाने का संकल्प भी प्रधानमंत्री ने लिया है। मैं कहूँगा कि एक बड़ा बदलाव हो रहा है इसके माध्यम से। प्रधानमंत्री की जो ये संकल्प शक्ति है कि मैं एक एक लाभार्थी को ढूंढ ढूंढ कर लाभ पहुँचाऊँगा, मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है। 2019 में भी ये यहीं थे, 14 में भी यहीं थे, जब तो इनकी सरकार भी थी तब तो कह रहे थे कि भाई हरियाणा नंबर 1 है। तो ये तो अपोजिशन की पार्टी के लोग कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं, लेकिन अब कांग्रेस में कोई सामर्थ्य नहीं बचा है। एक अन्य सवाल के जवाब में ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा के 1 लाख युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अभी मैंने यहाँ बताया इस गांव में 11 बच्चों को नौकरी मिली है, 1 लाख से अधिक लोग लग चुके हैं और पूरे देश में शायद ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह से मेरिट पर नौकरियां मिल रही हैं। ये ठीक है कि जो भाषाई राज्य हैं जिनमें भाषा का बर्डन है वो अपनी भाषा के माध्यम से कुछ लोगों को अपने ही राज्य के लोगों को कुछ ज़्यादा दे पाते हैं क्योंकि उनके भाषा के पेपर होते हैं। बहुत बड़ी संख्या अपने ही प्रदेश के नौजवानों की है, नवयुवतियों की है। और उन्होंने जो कांग्रेस के ज़माने में यहाँ जो ये चलता था धंधा, आपको पता है, पर्ची खर्ची का, वो बंद हो गया है। ये साथ पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बड़े से बड़े अधिकारी भी जो भ्रष्टाचार में पाए गए हैं और उन पर भी इस सरकार ने कार्रवाई की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका खंड के रिगड़ गांव में पहुंची। इस यात्रा कार्यक्रम में उपायुक्त धीरेन्द्र खटगड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यात्रा में सरकार के तकरीबन 19 विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं जिन पर लोग केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इस मौके पर लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन व प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। साथ ही यात्रा में मौजूद लोगों को देश को 2047 तक विकसित भारत बनने की शपथ भी दिलाई गई। पत्रकारों से बातचीत में उपायुक्त व भाजपा के पूर्व विधायक ने कहा कि यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर स्टॉल लगाई गई, साथ ही साथ कई सारे लाभार्थी थे जो यहाँ पर उन्होंने उसका फ़ायदा लिया। हमारे सभी विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार का एक ही उद्देश्य है कि गांव में सभी लोग पहुँचे, सरकार पहुँचे और सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये प्रोग्राम चालू किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाया और हमारा यही संदेश है सभी अधिकारियों के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाभ लें।
और इसमें सभी वर्ग के लोगों को जो भी बन सकता है वो लाभ हम देने की कोशिश करें। कि हर गांव में जाकर के सरकार के नुमाइंदे पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुने और वहां पर हल करने का काम करें। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये संकल्प यात्रा चल रही है। हमारे प्रदेश में भी 15 नवंबर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और लगातार हर गांव में जाकर के तो लोगों की समस्याएं और सरकार की जो पॉलिसियां उनको लोगों तक समझाने का काम कर रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। लाभार्थियों ने खुशी जताते हुए कहा कि पहले उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। सरकार अब उनके गांव में मेला लगाकर उनको अनेक योजनाओं का लाभ दे रही है। साथ ही उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है। मिलो भाई फायदा हो भाई, कुछ ही पका ले, कुछ चाय बना, रोटी बना, कुछ ही बना चाय हाथ से बनाए भाई। आपकी बेटी हमारी बेटी का योजना का लाभ मिला है 21,000 का। इसमें लड़की को मैं पढ़ाऊंगी, सबसे कहूंगी और इसका फायदा उठावे सभी। हाँ जी, अच्छी योजना, सब कुछ फायदा। पहले गैस ना जब बाड़ा कल दूध चूल्हा गरम करे रहा, रोटी भी न पके, सब्जी न पके, बारिश आ जाए और अब चूल्हा मिल जाएगा तब सब्जी बन जा और बाड़ा कल दूध भी उठ जा, रोटी बना लिए और सब फायदा ही फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर के छात्र, अध्यापक और अभिभावक काफी उत्साहित हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 12 जनवरी तक पंजीकरण करवाया जा सकता है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों, अध्यापकों व अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड एग्जाम से पहले बच्चों को परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें सफलता के लिए प्रेरणा देने के लिए देश भर से जुड़े छात्र छात्राओं को संबोधित करते हैं। विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों में कार्यक्रम को लेकर उत्साह है और वे अधिक से अधिक अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। सभी स्कूल मुखियाओं को ये संदेश भिजवाया है कि वे जो हैं अपने टीचर्स का और अपने सभी बच्चों का उस जो हमारे परीक्षा पे चर्चा का पोर्टल है उसके ऊपर बच्चों को रजिस्टर करेंगे। और ये जो डेट है हमने 12 जनवरी तक की डेट दी है, तो 12 जनवरी तक सारा रजिस्ट्रेशन हमारा पूरा हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संख्या 4 के प्राचार्य अमन गुप्ता व बच्चों ने बताया कि वे कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित हैं और उन्होंने अपना पंजीकरण करवा लिया है। पीएम के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। जो प्रेशर होता है उससे कैसे बचना है, उस स्ट्रेस को कैसे रिमूव करना है और बच्चों मन में जो डाउट है बच्चे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ के जितने बच्चे 100% बच्चों को 6 to 12 के बच्चों को रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर बच्चा रजिस्टर कर पाए, अपने डाउट क्लियर कर पाए। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा बच्चों को ये है कि मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, बच्चा अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सकता है और जो सुझाव दिए जाते हैं मोदी जी के द्वारा और जो बच्चों डाउट क्लियर किए जाते हैं उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। परीक्षा पे चर्चा पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। ये परीक्षा पे चर्चा जो है मोदी जी द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम चालू किया गया है। इससे हमें पता चलता है कि हम परीक्षा में क्या गलती कर रहे हैं और परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें प्रधानमंत्री जी हमें मोटिवेट करते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। मोदी जी से बात करने को मौका मिलता है, इससे हमें हमारे मन का डर भागता है और हमें पॉजिटिव थिंग्स मिलते हैं ताकि हम पेपर में अच्छे से करें, घबराए ना। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे सिलेबस से रिलेटेड, हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, सब कुछ हमें सोल्व मिला। और जैसे कि हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें भी हमें आसानी से हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो भी हमें समझ में आ गई। देश व प्रदेश में चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस कड़ी में यमुनानगर जिला सचिवालय में एक बूथ स्थापित किया गया है जिसमें बेल्ट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट यूनिट लगाया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी संस्था का प्रतिनिधि या राजनीतिक दल का प्रतिनिधि स्वयं आकर पूरी कार्यप्रणाली को जांच सकता है। इसमें काफ़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं और वे स्वयं ईवीएम का बटन दबाते हैं। उसके बाद वीवीपैट पर पता लगता है कि जहां बटन दबाया गया है क्या वहीं मतदान हुआ।
लोगों ने ईवीएम में मतदान के बाद अपने अनुभव साझे किए। बाकी जो मशीन देखी जिस हिसाब से ये बता रहे, इस हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि जिस बटन का इन्हें प्रयोग करवाया हमारे से, या मैं जिसका भी छांट के किया, वो बटन की सही पर्ची आ रही है आगे, वो दिख रही है कहाँ भी मैंने ये बटन का दबाया और यही आगे रहा। इस तरह आगे अगर कोई गड़बड़ होती है वो इन्हें पता होगा, यहाँ तक तो ठीक है। मैंने वोट चेक किया, मेरी वोट तो ठीक है। ये देखो पारदर्शिता है, आप खुद भी कोई भी पक्ष का भी वोट डाल के देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है जी, जिससे आम पब्लिक को भी पता लगेगा कि इसमें वोटर मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पक्ष का है जो लगाते हैं पक्ष रोप कि हम हार गए तो मशीन में हेराफेरी होती है, ऐसा कुछ नहीं है जी। ईवीएम की कार्यप्रणाली के बारे में लोगों को बता रहे आईटीआई के इंस्पेक्टर मनोज कुमार व यमुनानगर के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि नए मतदान करने वालों को जागरूक करने और लोगों की ईवीएम के प्रति भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये बूथ स्थापित किया गया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे आकर ईवीएम को चेक करें। मशीन में वोटिंग करके कोई देखना चाहता है तो उसके लिए हमने अवेयरनेस मशीन लगा रखी है। कोई भी आम पब्लिक से कोई भी आदमी जो यहाँ आते हैं जाते हैं अपना वोट डाल के चेक कर सकते हैं कि जो वोट मैंने मशीन के अंदर डाले हैं वही 25 के अंदर कट के गिरी है कि नहीं गिरी है। ठीक है जी, ये इस रिगार्डिंग लगी हुई है, अवेयरनेस चला हुआ सर। ये बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और साथ में वीवीपैट मशीन भी लगी हुई है, तो लोग आकर इसका देख सकते हैं ऑपरेशन कैसे होता है, कैसे चलती है, कैसे वोट डलता है, वीवीपैट में कैसे आपको कंफर्म होता है कि हाँ मैंने जहाँ वोट डाली थी उसी पर्ची निकली है। तो लोगों के शक शुबे और भ्रांतियाँ और दुष्प्रचार को रोकने के लिए बेसिकली ये लगाई गई है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों, चाहे आमजन हो, या कोई ऐसे लोग हों जिन्होंने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, वो सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे आके एक ट्राई ले सकते हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर देखिए इसको, सो दैट अफवाहें फैलाने का अवसर ना मिले, दुष्प्रचार न हो। सिरसा के गांव रिसालिया खेड़ा में कल जननायक चौधरी देवीलाल कॉस्को क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ जेजेपी के प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला व बाठड़ा से विधायक नैना चौटाला ने किया। इस प्रतियोगिता में जिले की करीब 208 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें विजेता टीम को 3 लाख रुपए, उपविजेता टीम को 2 लाख रुपए व ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। हर मैच का एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व प्रतियोगिता के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को बुलेट बाइक से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज व गेंदबाज को 21-21 हज़ार रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। 15 जनवरी को इस प्रतियोगिता का समापन गांव चौटाला में होगा, जिसमें अनेक प्रतिष्ठित पंजाबी कलाकारों के अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य शामिल होंगे। इस अवसर पर जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि ये प्रतियोगिता देश की सबसे बड़ी ग्रामीण अंचल की प्रतियोगिता है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से जहां युवाओं को अपनी प्रतिभा दर्शाने का अवसर मिलेगा, वहीं बड़े पुरस्कारों से उनका मनोबल भी बढ़ेगा। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अनुशासन में खेलते हुए इस प्रतियोगिता के लिए निर्धारित तमाम नियमों का पालना करें। इसको आगे बढ़ा करके पूरे हरियाणा में आगे लेकर के जाने की हमारी सोच है, और न केवल क्रिकेट बल्कि और भी जो ग्रामीण अंचल से जुड़े खेल हैं उन सभी को आगे लेकर के आएंगे इसी तरह के आयोजन के माध्यम से। मगर ये पहला आयोजन है और इतना भव्य आयोजन है और इतनी संख्या में यहाँ पर युवाओं की हाजिरी है, ये दिखाता है कि हरियाणा का यूथ स्पोर्ट्स को लेकर के कितना जागृत है और स्पोर्ट्स को ही वो अपनी पहचान मानता है। वहीं बाठड़ा से विधायक नैना चौटाला ने खिलाड़ियों को खेलो और आगे बढ़ो का मंत्र देते हुए कहा कि खेलों के माध्यम से ही युवा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना व अपने राष्ट्र का नाम चमका सकते हैं। युवाओं की प्रतिभा को तराशने के उद्देश्य से ही जेजेपी ने ग्रामीण युवाओं को ये बड़ा मंच प्रदान किया है। के बच्चों को आगे लाने के लिए क्रिकेट के मैच जो जितनी भी टीम यहाँ की खेल रही है आज रसालिया खेड़ा में, बाकी जब भी ये 14 या 16 तक चलेंगे तो सभी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
वहीं इस टूर्नामेंट में शामिल हुए खिलाड़ियों ने भी कहा कि ग्रामीण अंचल में ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच हो रहे हैं जिनमें उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। युवाओं को यही संदेश है, अभी नशा छोड़ के आप ग्राउंड में आओ। अपने जैसे सरसालिया खिड़िया ने बहुत अच्छा ग्राउंड अपनी मेहनत से बनाया है। मेरे को लगता है उन्होंने, जैसा मेरे सुनने में आया, उन्होंने खुद ही बनाया है और ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज है। ये ग्राउंड मेरी लाइफ में 15-20 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मेरा सबसे बेस्ट ग्राउंड है ये गाँव में। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बहुत अच्छी टूर्नामेंट है और प्राइस भी कोई कम नहीं है, 3 लाख रुपए बहुत होते हैं। तो ऐसा टूर्नामेंट हमारे एरिया में पहली बार हो रहा है भाई, इतने बड़े लेवल पर 3 लाख प्राइस, साथ में बुलेट मोटरसाइकिल किसी न किसी युवा के घर जाएगा। उसको आगे से और प्रेरणा मिलेगी कि मैं नशे वगैरह चीज़ों को छोड़कर अपनी गेम की तरफ ध्यान दूं। भारत पहली बार अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ साझेदारी करते हुए फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए संचार उपग्रह GSAT-N2 लॉन्च करेगा। यह उपग्रह इस वर्ष की दूसरी तिमाही में लॉन्च करने की योजना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के एक बयान में बताया गया कि उच्च क्षमता वाले इस उपग्रह का उद्देश्य भारत के ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है, खासकर देश के दूर दराज एवं ब्रॉडबैंड से बिना जुड़े इलाकों में। इस उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम है, जो इसरो की वर्तमान उच्चतम अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण क्षमता से अधिक है। KA बैंड का ये उपग्रह उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल वीडियो एवं ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करने में सक्षम है। इसकी कवरेज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समेत पूरे भारत में होगी। उल्लेखनीय है कि NS शाह ऑयल ने जून 2022 में अपना मांग आधारित सैटेलाइट मिशन GSAT-24 लॉन्च किया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर से जुड़ी विशेषताओं की जानकारी दी है। आइए आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजनों और वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप की व्यवस्था होगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट होगी। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, माता शबरी, ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिणी पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बिछाई गई है। मंदिर को नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। मंदिर का निर्माण पूर्णतः भारतीय परंपरानुसार व स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण, जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य किस तरह से चल रहा है और 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या तैयारी है, इस पर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने। यज्ञशालाएं, हवन कुंड, ये सब काम काफी आगे बढ़ गया है और मकर संक्रांति से पूजन विधि प्रारंभ हो जाएगी और कम से कम 50 प्रकार के 50 फैमिलीज के वृक्ष अंदर हैं। सबका संरक्षण हुआ है। 70 एकड़ जमीन में 30% अधिक से अधिक कंस्ट्रक्शन होगा। बाकी सब तो ओपन टू स्काई है। ओपन टू स्काई का मतलब है पर्यावरण का संरक्षण है।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।